जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में आज भी बंटवारे की त्रासदी का दर्द महसूस किया जा सकता है। यहाँ कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जिनमें वो लोग रहते हैं जिन पर इतिहास के काले अध्याय का असर हुआ। किन हालातों में रह रहे हैं ये लोग और जम्मू कश्मीर में बनने वाली अगली सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं, इस पर देखिए हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सटी सीमा के इर्द गिर्द का एक एक इलाका इसी तरह की कुदरती खूबसूरती से लबरेज है। लेकिन इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच पिछले वर्षों में ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे पुंछ में हैं और पुंछ के इस मोहल्ले को कहा जाता है पुरानी पुंछ। ये वो मोहल्ला है जहां पर की पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज रहते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की ओर से हिंदू यहाँ पर आए और सरकार ने उन्हें यहाँ रहने के लिए घर दिए। इस मोहल्ले के हर घर की एक कहानी है। ये कहानी उस इतिहास से जुड़ी हुई है जब इनके पूर्वज पाकिस्तान में रहा करते थे। ये मोहल्ला 77 साल पहले के घटनाक्रमों के दस्तावेज की तरह है। यहाँ उन लोगों की तीसरी और चौथी पुश्तें रह रही हैं जो कि 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से इस ओर आए थे। हर घर में संघर्ष और त्रासदी की कहानियां आज भी जिंदा हैं। एक कहानी पुंछ में रहने वाले दर्शन भारती के परिवार की है जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के गोपालपुर से यहाँ पहुंचा था। बंटवारे के दौरान भड़के फसाद से बचकर उनके सभी रिश्तेदार पुंछ पहुंच गए सिवाय दादा के। दंगाइयों ने उनके घर को फूंक दिया। दादाजी उस वक्त घर में ही थे। दादी कड़ी मेहनत करके बच्चों को जिंदा रख पाई। जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, मेरे दादाजी थे, वो जो पीओके है अभी वहाँ का जो एक गोपालपुर करके एक गाँव होता था जिसको आजकल अब्बासपुर कहा जाता है, वहाँ पाक पीओके में बहुत बड़ा जेल है वहाँ पर। तो ये मान के चलिए कि एक परिवार जो 214 कनाल ज़मीन थी उनकी, जहाँ से पूरे साल का उनका जो चावल और धान घर में होती थी, वो वहाँ से निकल के आते हैं। वो एक 8 बाई 8 के कमरे में उनको यहाँ जगह दी जाती है जो अवैक्यू प्रॉपर्टी है। तो उनका जीना कैसे रहा होगा। और बहुत बड़ी कि मैं आपको बात बताऊँ, मेरे दादाजी 3 भाई थे, वो परिवार था, सबकी शादियाँ थी। तो जब वहाँ से पीओके से ये 47 का जब ये सारा हुआ इंसिडेंट, तो वहाँ से माइग्रेशन करके जब माइग्रेशन करके यहाँ आ रहे थे, तो बीच में मेरे दादाजी छोटे थे, तो जो हमारी दादी माँ बताया करती थी, उस टाइम बात हुई कि भाई हम लोग तो सिंगल कपड़ों में निकल के आ गए, जहाँ भी हम रहेंगे जेब में पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो क्यों ना घर में जाकर के कहीं, क्योंकि पहले ज़माने में कुछ लोग घर में जितना भी खजाना या सोना होता था वो कहीं छुपा देते थे। तो वो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ वापस, ताकि जब जहाँ भी रहेंगे तो कुछ दिन ठीक रहेंगे। तो जैसे ही वो वापस अपने घर में गए तो घर खोला, तो घर के अंदर घुसे तो इर्द गिर्द के लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने देखा कि वे अंदर गए मकान के। आपके दादाजी के भाई? मेरे दादाजी घर में अपने भाइयों में छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ही जाता हूँ, मैं ही घर में जो मेरा सोना चांदी पैसा जो भी पड़ा है मैं लेके आता हूँ। जैसे ही वो वापस अपने घर के अंदर गए तो इर्द गिर्द के लोगों ने कुंडी मार के दरवाज़ा बंद कर दिया। मकान कच्चे हुआ करते थे, तो पूरे मकान को आग लगा दी, तो उनको अंदर जला दिया। लेकिन कह के रखा था मेरी दादी माँ और मेरे जो दादाजी के भाई थे कि आप चलते रहना, आप रुकना नहीं। तो जब यहाँ आए तो बाद में हमारी दादी माँ बताते हैं कि 5-6 दिन तक हम वेट करते रहे, जब नहीं आए। 6 दिन के बाद जब और लोग वहाँ से आना शुरू हुए तो उनसे पूछा कि आपने उनको देखा तो नहीं कहीं। तो उन्होंने कहा जी वो तो मकान के अंदर ही जला दिया उनको, कि जैसे वो अपने घर गए थे तो उनको मकान के अंदर ही जला दिया, तो वो तो वहीं उनकी डेथ हो गई है। यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ से पीओके चले गए थे तो उनके मकान खाली थे, जहाँ जहाँ जिसको जगह मिलती रही वहाँ घुसते थे। मेरे जो दादाजी के बड़े भाई थे उनके परिवार थोड़े बड़े थे, वो एक मोहल्ले में चले गए और मेरी दादी जी अकेले 4 बच्चों को लेकर के एक 10 बाई 10 के कमरे में, छोटे से कमरे में, यहाँ पुंछ नगर में है, वहाँ बस गए। खाने के लिए कुछ था नहीं, जीवन भी गुजर करना है। इनकम, बच्चे छोटे थे, मेरे पिताजी और उनके भाई बहन छोटे थे,
तब दादी माँ मेरे जो बताते थे कि वो 3 पैसे और 5 पैसे एक घड़ा पानी का भर करके यहाँ के जो अमीर लोग पुराने स्थानीय रहने वाले लोग थे, उनको पानी भर के देते थे और 3 पैसे और 5 पैसे उनको मिलते थे, जिससे उनके घर का गुज़र बसर होता था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल के दिन मैं कहूँगा विस्थापित परिवारों ने यहाँ अपने बिताए हैं। और अगर आप आज भी पुंछ नगर के अंदर देखें तो आपके पुरानी पुंछ होगा, पुंछ नगर का वार्ड नंबर 9 और 10 हैं, जहाँ पर आपको पूरे के पूरे रिफ्यूजी मोहल्ले दिखेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मकान ढूँढेंगे तो आप आज की डेट में भी आपको विस्थापित परिवारों के 50% घर जो है कच्चे दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन उनको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला। पढ़ाई जो अपने दम पर थोड़ा सहज थे तो कर लिया, लेकिन 2008 का भूकंप आया, जो 50% कच्चे मकान थे वो भी लोगों के गिर गए, क्योंकि वो उसको ठीक मरम्मत हो नहीं पाई। इस बस्ती में तमाम घर उन लोगों के थे जो बंटवारे में यहाँ बिगड़े माहौल से जान बचाकर पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चले गए। जो घर खाली हुए वो सरकार ने दूसरी तरफ से आए विस्थापितों को दे दिए। इन लोगों को छत तो मिल गई, लेकिन जिंदगी नर्क में रहने जैसी थी। छोटे छोटे कमरों में कई सदस्यों वाले परिवारों को रखा गया। जिन घरों में ये लोग रह रहे थे, उनका मालिकाना हक इनके पास नहीं था। ये लोग न तो घर की मरम्मत करवा सकते थे और न ही बेच सकते थे। बीच पुंछ शहर में बनी इस हवेली के मालखाने में विस्थापित परिवारों की संपत्ति का ब्यौरा दर्ज है। इसी हवेली के पास रहने वाले सुदर्शन शर्मा के दादा भी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट से यहां आए थे। विस्थापित परिवारों के संघर्ष की कहानी उनसे सुनिए। मेरे ग्रैंडफादर बिशन दास जी और मेरे फादर साहब नैन सिंह जी 47 तक यहाँ से 45 किलोमीटर जो मेरी राइट साइड पीओके का इलाका है, रावलाकोट के रहने वाले थे। तो 47 में उन्होंने माइग्रेशन की और यहाँ पुंछ में आ गए। जब यहाँ आए तो उनके पास तो कुछ नहीं था, क्योंकि जो कपड़े लगे थे उसी में। रास्ते में भी मुसीबतें देखी। हमारे काफ़ी लोग जो थे वो इस कन्फ्लिक्ट में मारे भी गए थे, क्योंकि कम्युनल राइट्स भी साथ साथ चल रहे थे। हमारा जो राजा था उसके पास आर्मी भी इतनी नहीं थी। खैर, इतना नुकसान करके प्रॉपर्टी, लाइफ लॉस, ये सब कुछ हमारे लोगों ने देखा और यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ मतलब एक एक मकान जो अलाट किया गया उसमें किसी में 5 फैमिलीज रहती थी, किसी में 10। तो आहिस्ता आहिस्ता करते कुछ तंग भी हुए लोग हमारे, और वो यहाँ से जम्मू तक भी मूव कर गए। फिर हमें कंपनसेशन के तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। इवन मैं पर्सनली अपनी फैमिली की बात करता हूँ कि 55 से 60 1955 से 60 के बीच एक कानून इन्होंने लाया था कि भाई अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए। तो उस वक़्त हमारी फैमिली के पास जो थी वो 45 कनाल हमारे पास इरीगेटेड ज़मीन थी, और उसमें 40 कैनाल्स जिस आदमी की थी वो आदमी वहाँ से इधर आ गया। तो समझो कि आफ्टर 60s हमारे पास सिर्फ 5 कनाल इरीगेटेड ज़मीन थी। तो इस तरह से काफ़ी लोग आए और हमारे लोगों से वो ज़मीनें वापस निकल गई। मतलब आपको वो जमीनें मिली थी जो कि यहाँ से भाग कर गए हाँ। लोग वहाँ थे, तो वो जमीनें आपको सरकार ने दे दी हाँ थी। हाँ, उसको कहते थे इवैक्यूज प्रॉपर्टी, जो इवैक्यूएट हुई थी उनके जाने पर। तो अब 55 से 60 के बीच कुछ लोग और आए, तो वो जो हमारे पास थी वो भी निकल गई, तो हमारे लोगों की और हालत बिगड़ने लगी। तो इस तरह से करते करते हम कह सकते हैं कि जहाँ तक हमें लोग कहते हैं कि हम रिफ्यूजी हैं, बेसिकली हमें रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला है, हम डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। और डिस्प्लेस्ड पीपल को तब से लेकर आज तक गवर्नमेंट एड के नाम पर या कंपनसेशन के नाम पर या रिजर्वेशन के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि वी वर जस्ट इग्नोर्ड स्लॉट। जम्मू कश्मीर में कोई इग्नोर्ड स्लॉट था, या वो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज थे, या फिर हम डिस्प्लेस्ड पीपल जो पीओके से आए थे। तो इस तरह से बड़ी हार्डशिप हमारे लोगों ने देखी। बाद में लेटर ऑन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इनको कंपनसेशन देंगे, भाई 5 लाख। भाई 60 साल 70 साल के बाद आप 5 लाख रुपया दे रहे हो, एक फैमिली की 5 फैमिलीज बन चुकी हैं। भाई अगर आप कुछ देना भी चाहते हो तो पीओके वालों का सारा लैंड रिकॉर्ड पुंछ फोर्ट में, क्योंकि ये ऑटोनमस स्टेट थी,
हमारा अपना राजा होता था। तो ये कैपिटल सिटी था, तो रिकॉर्ड पूरा यहाँ है। पीओके में रावलाकोट में कितनी ज़मीन थी मेरे फादर और ग्रैंडफादर के पास, तो अभी मैं रिकॉर्ड से लाऊं तो मुझे पता है इतनी थी। तो या तो हमें उस लैंड की इक्वलेंट हमें आज की डेट में या जब भी देना था वो कंपनसेशन दे देते तो हमारी सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाती। साल 2013 में एक तरह से विस्थापितों के जले पर नमक छिड़का गया, जब उस वक्त की सरकार ने उन लोगों को भारत आकर अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में जाकर बस गए। इस तरह की रियायत मिलने के बाद वो लोग पुंछ आकर अपनी संपत्ति बेचने में जुट गए। कई लोगों ने घर न बेचने के एवज में मोटी रकम वसूल की। 2013 में उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक यहाँ बिल पास कर दिया स्टेट असेंबली में और कौंसिल में कि भाई जो हमारे पीओके के लोग इधर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अब उस दौरान बस सर्विस वगैरह भी चल रही थी, तो उस वक्त भी कुछ लोग वहाँ से आए। वो ज़मीन लेने में तो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो पैसे लेने में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने पैसे लिए और चले गए। और वो हिसाब किताब जो था वो कुछ तो हमारे लोगों के साथ भी हुआ। तो कुछ वो जो लोग आए थे, जो फैमिलीज तकसीम हुई थी, तो वो फैमिली इधर आई और इस फैमिली से झगड़ा हुआ कि भाई पैसे दे दो। तो वो भी एक डिस्टर्बेंस 2013 के दौरान आई। वैसे हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से विस्थापितों को एक बड़ी राहत भी मिली, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में जाकर बस गए लोगों के घरों में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक दे दिया गया। इसी साल अगस्त में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला किया कि जो लोग 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित हुए, उन्हें उन घरों का मालिकाना हक दे दिया जाए जहां वो रह रहे हैं। इस फैसले का विस्थापित परिवारों ने स्वागत किया, लेकिन यहां ये भी पेच है कि कई विस्थापितों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिससे उन्हें सरकार की राहत योजनाओं का लाभ मिल सके। जहाँ तक मुश्किलों का सवाल है, तो मैं एक पहली बात यही कहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने एक हमें जो दिया है, हमारे ओनरशिप राइट्स दिए हैं हमारे लैंड के रिलेटेड, वो तो हमें मिले हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि जो लैंड हमारी म्यूनसिपल लिमिट में फॉल करती है, हमें उसके ओनरशिप राइट नहीं मिले। तो अगर हम पीछे बात करें कि जो हमारे लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, देखिए पहले जो लोग हमारे यहाँ आए, कुछ यहाँ कैंपों में रहे, कुछ यहाँ आके रहे, तो इनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो गवर्नमेंट ने वहाँ एक लिमिट तय की कि इन लोगों को हम इतनी इतनी ज़मीनें देंगे। आज तक वो ज़मीनें पूरे लोगों को हमें नहीं मिली। साथ साथ उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ हमारी जितनी फैमिलीज़ आई थी, उनको प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं किया गया। उसके कारण ऐसा हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इस तरह का कोई पैकेज मिलता है, तो उसका बेनिफिट हमारी पूरी फैमिलीज़ को नहीं मिलता। अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने हमारी कम्युनिटी की, जो हमारे डिस्प्लेस्ड कहा जाता है, उसके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं दिया। अगर आज हम वेल ऑफ हैं, हमारे पास कुछ है, तो ये हमारी अपनी मेहनत है, हमारे बुजुर्गों की मेहनत है, ये हमारी अपनी मेहनत है। क्योंकि हमारे लोग एक एक जो तन के ऊपर कपड़े लगे हुए थे, उसी कपड़े में उस टाइम 47 में पीओजेके से माइग्रेट होके यहाँ पहुँचे, और आज जो हमारे पास है ये हमारी अपनी मेहनत है। तो मुश्किलें यही रही जब हमारी फैमिलीज पहले आई, वो मेहनत मजदूरी करते रहे, मजदूरी करके पढ़े। आज हमारे पास जो है ये हमारी बुजुर्गों की मेहनत है। सरकार की तरफ से अगर हमें कोई पैकेज अनाउंस हुए भी हैं, लेकिन जो सरकार ने जो अनाउंसमेंट की, वो पूरा पैकेज हमें आज तक कभी नहीं मिला। अभी मैं एक पैकेज बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने हमें कहा कि हम आपको वन टाइम सेटलमेंट एक कंपनसेट करते हैं, आपकी वन टाइम सेटलमेंट करते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 30 लाख पर फैमिली को देंगे। हालांकि वो उन फैमिली को देना था जो उस टाइम आई 1947 में। उन एक एक फैमिली भी आज 5-5 फैमिलियों से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन हमने फिर भी कहा चलो सरकार अगर दे रही है तो कोई इशू नहीं है। हम उसमें भी हमने जो है अपने आप को वो है मनाया कि चलो सरकार दे रही है। लेकिन उसमें भी यही हुआ कि पहली किस्त जो हमें 5.5 लाख रुपया मिला, वो भी जो रजिस्टर्ड फैमिलीज थी, तकरीबन कोई 31,916 फैमिली रजिस्टर्ड है हमारी रिफ्यूजीज की, जिन्हें कहा जाता है। लेकिन उनमें से भी 20 या 22,000 फैमिली को वो मिला और वो पैकेज स्टॉप हो गया। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं।
ये विस्थापित जम्मू कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होते रहे हैं और कुछ लोग विधायक और मंत्री तक रह चुके हैं। इस बार भी 2 विस्थापित बतौर निर्दलीय पुंछ हवेली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। उनमें से एक हैं संजीव कुमार शर्मा, जो पेशे से वकील हैं। इनका कहना है कि अब तक विस्थापितों में से जो लोग भी चुने गए हैं वो उनके मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाने में नाकामयाब रहे, इसलिए वो खुद विस्थापितों के मुद्दे विधानसभा में उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनमें से एक मुद्दा शैक्षणिक संस्थानों में विस्थापितों के लिए सीटों का आरक्षण भी है। मेरा चुनाव में उतरने का यही मुद्दा था कि इससे पहले भी हमारे रिफ्यूजी कम्युनिटी से कुछ मिनिस्टर भी रहे, कुछ एमएलएज भी रहे, लेकिन ऐसा कोई भी जो इंसान नहीं रहा जिसने रिफ्यूजीज की आवाज़ कभी असेंबली में उठाई हो। और रिफ्यूजीज जो राइट्स के लिए इतने देर से फाइट कर रहे हैं, 47 से हम लोग यहाँ हैं, हमें वो ड्यू शेयर जो हमारा था वो नहीं मिला। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, मेन मुद्दा हमारा यही है कि कल अगर हम यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं और असेंबली में जाते हैं तो हम ज़रूर जो है अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठाएंगे, ताकि जो हमारी दबी कुचली हमारी कम्युनिटी है, अब कुछ लोग हैं जो वेल ऑफ हैं, उनकी मेहनत है, लेकिन कुछ हमारी 60% से ऐसी कम्युनिटी है वो जो आज भी जो उनको बेसिक नीड्स है उनकी वो पूरी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो आज भी उन पैकेजेस का जो पैकेज गवर्नमेंट में अनाउंस किए थे उनका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने वो चीज़ें नहीं की। तो अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हमारी अपनी कम्युनिटी की आवाज़ हम ज़ोर शोर से उठाएंगे, ताकि हमारे लोगों की जो हालत वो ठीक हो सके। एक बहुत बड़ा जो इशू रहा हमारे रिफ्यूजीज का कि जो हमारी असेंबली की सीटें फ्रीज की गई हैं जो पीओजेके में है, वो तकरीबन 24 के करीब है। गवर्नमेंट ने हमसे ये प्रॉमिस किया कम से कम 8 सीटें हम आपके लिए वो डिफ्रीज करेंगे, लेकिन जब देने की बारी आई उन्होंने एक ही सीट दी। उसके अलावा जो हमारी रिफ्यूजीज़ की डिमांड थी कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, हम अपने बच्चों के लिए वहाँ रिजर्वेशन मांगते थे कि जितने भी हमारी डिस्प्लेड कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक किसी तरह की भी डिमांड जो है रिफ्यूजीज़ की नहीं मानी। तो इस तरह की बहुत सारी जो परेशानियां हमें आई, और जो बने हैं हम वो हम अपनी मेहनत से बने हैं। सरकार की तरफ से जो हमें मिलना चाहिए था वो आज तक हमें नहीं मिला। किसी देश के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो एक लंबे वक्त तक उसके लोगों को प्रभावित करती हैं। भारत के बंटवारे को 77 साल हो चुके हैं, लेकिन उस त्रासदी का दर्द आज भी इन पतली सकड़ी गलियों में महसूस किया जा सकता है। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, पुंछ।